तो आज हम चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। यानी चंद्रगुप्त इस नाटक में एक नायक की भूमिका निभा रहा है। उसके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान है, किन किन अच्छे गुणों से वो परिपूर्ण है, वो सारी बातें चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण में आ जाएगी। वैसे आपको पता तो चल ही गया है कि पूरा नाटक चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा रामगुप्त, शिखर स्वामी और सकराज भी अपनी मुख्य भूमिका निभा रही हैं, लेकिन वो खलनायक की भूमिका में है। जो नायक है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त है और नायिका है वो ध्रुव स्वामिनी है। तो नायक के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त में दिखाए हैं, जैसा कि हमने नाटक में पढ़ भी लिया है। और अब इसका अलग से ये पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख पात्र है। यह पात्र इतिहास प्रसिद्ध पात्र है। इतिहास में भी चंद्रगुप्त का जिक्र है, तो ये इतिहास प्रसिद्ध पात्र है। चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र था, जिसे उन्होंने हर तरह से योग्य जानकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी के द्वारा जब उसके अयोग्य बड़े भाई रामगुप्त को मगध का शासक बना दिया गया और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी रामगुप्त से करवा दिया गया, तब भी वह पारिवारिक कलह से बचने हेतु शांत रहा। यानी अपने परिवार को झगड़े से बचाने के लिए इसने अपने अधिकारों को भी त्याग दिया था। यानी एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति बन करके ये दिखाई देता है। परंतु सकराज के कुत्सित संधि प्रस्ताव को रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद उसे अपने स्वत्व का बोध हुआ। यानी जब उसका भाई रामगुप्त सकराज के बुराई से परिपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब चंद्रगुप्त का खून खोल उठता है। तब वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ। उसने नायिका ध्रुव स्वामिनी व अपने राज्य को पुनः पाने का प्रयास किया। नाटक में अपने आदर्श गुणों, साहसी प्रवृत्ति और राष्ट्रभक्ति के कारण वह नायक बनकर उभरता है और उसके चरित्र को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक होता है आकर्षक व्यक्तित्व, यानी कोई भी नायक होता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। यानी हर एक व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त का दिखाया है। चंद्रगुप्त का बाहरी आकर्षण भी उतना ही सुंदर है, उतना ही उनका आंतरिक आकर्षण, यानी बाहरी दिखावे से भी वो अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं और उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण भरे हुए हैं, जिनके कारण भी वो सभी पाठकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हैं। चंद्रगुप्त धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। धीरोदात्त यानी धीर और उदात्त, यानी उत्तम श्रेणी के नायक में आता है। अतः उसका व्यक्तित्व आकर्षण युक्त होना शास्त्रीय मांग थी। यानी एक नियम के अनुसार नायक के अंदर जो आकर्षण वाला गुण होना चाहिए वो भी चंद्रगुप्त में होना जरूरी था। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने इनको इतना आकर्षक दिखाया है। प्रसाद जी ने उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण चित्रित किया है। वह न केवल बाहरी तौर पर सुंदर है, अपितु आंतरिक तौर पर भी गुणों का भंडार है। स्वयं ध्रुव स्वामी ने उसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित है तथा एक स्थल पर वह खड्गधारिणी से कहती भी है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्रय। तो ये बात जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाई है नाटक के अंदर कि कुमार देखने में बहुत ही सुंदर है, सरल व्यवहार वाला है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी उसका भाई इस प्रकार से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रखता है, तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त देखने में
आकर्षक भी था और आंतरिक गुण है यानी शिष्टाचार, शील, विनय इत्यादि अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर भरे हुए थे, जिसके कारण उसका आंतरिक व्यक्तित्व भी आकर्षक था। तो ये आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है। नंबर 2 है पारिवारिक मर्यादा का रक्षक और उदार त्यागी, यानी अपने परिवार की मर्यादा बचाए रखने के लिए ही, पारिवारिक कलह को शांत रखने के लिए ही इसने अपने अधिकारों को त्याग दिया था। और रक्षक यानी अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ये अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। त्याग इसने अपने बड़े भाई जो कि योग्य नहीं था उसके लिए भी इसने त्यागी प्रवृत्ति दिखाई है। तो पारिवारिक मर्यादा का रक्षक और उदार त्यागी ये काफी जगह नाटक में दिखाई देता है। चंद्रगुप्त एक ऐसा ऐतिहासिक पात्र है जो अपनी पारिवारिक मर्यादा की रक्षा के लिए अपने बड़े भाई के छल पूर्वक राजा बनने का विरोध नहीं करता। वह अपनी उदारता से अपने पिता द्वारा प्राप्त अधिकार को स्वेच्छा से त्याग देता है। स्वेच्छा से यानी अपने ही इच्छा से त्याग देता है। यदि ये उस समय प्रयास करता तो अपने बड़े भाई से अपना राज्य छीन सकता था, लेकिन इसने सोचा कि नहीं, पारिवारिक कलह है वो बढ़ जाएगा, इसलिए उसने उस अधिकार को अपने इच्छा से ही त्याग दिया था। वह बड़े भाई से कलह नहीं चाहता। रामगुप्त व्यर्थ ही उस पर संदेह करता है और उससे डरता है। विजयी होने के बाद भी वह अपने अधिकार प्राप्त करने के प्रति उदासीन रहता है। जैसे जब वो तृतीय दृश्य में सकराज को मार देता है, उसके बाद द्वितीय दृश्य में मार देता है, तृतीय दृश्य में जैसे वो घायलावस्था में होता है और मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी जब बातचीत कर रही होती है उस समय आता है और वो कहता है कि मुझे अवकाश नहीं है, मुझे तत्काल ही इस राज्य से जाना है। तो ये बातें उसकी यही दर्शाती है कि वो विजय हासिल या विजय प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को राजा नहीं बनाना चाहता है। त्यागी भावना यही दिखाई देती है उसकी। राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्ति यानी देशभक्ति से परिपूर्ण, यानी अपने देश की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि उसका बड़ा भाई उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उस दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए भी वो अपने देश को बचाने की कोशिश करता है। इस नाटक में प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को एक राष्ट्रभक्त नायक के रूप में चित्रित किया है। उसे पता है कि उसके पिता ने अपनी विजय यात्रा के दौरान सकराज को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था, परंतु अब उसके पिता की मृत्यु के पश्चात जब सकराज उसके बड़े भाई रामगुप्त, जो एक अयोग्य शासक है, के साथ युद्ध अथवा संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की स्त्रियों की मांग भेजता है, तो चंद्रगुप्त का राष्ट्राभिमानी चरित्र अपनी राष्ट्रभक्ति और कुल मर्यादा के चलते यह घृणित प्रस्ताव सहन नहीं कर पाता है और सकराज के साथ द्वंद्व युद्ध करके उसे मार देता है तथा अपने देश एवं ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में देशभक्ति की भावना या राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती है। नंबर 4, निस्वार्थ प्रेमी। जैसे उसकी वाग्दत्ता पत्नी को जब उसके बड़े भाई के साथ उसकी शादी कर दी जाती है तब भी वो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है और उसकी पत्नी ना होते हुए भी वो ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा को बचाने के लिए उसी के रूप में सकराज के पास जाता है और अपने प्राणों से खेलने से भी नहीं डरता है। तो यहाँ पर उसका निस्वार्थ प्रेम दिखाई देता है। चंद्रगुप्त एक और राष्ट्र और साम्राज्य गौरव की रक्षा हेतु अपने प्राणों पर खेल जाता है, दूसरी ओर ध्रुव स्वामिनी के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम का भी वह निर्वाह करता है। वह अपनी प्रेमिका के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने का दम रखता है। सकराज को मारकर वह ध्रुव स्वामिनी के नारीत्व की रक्षा करता है। विजयी होने पर भी वह ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए व्याकुल नहीं होता, न उसे राज्य का लोभ है न नारी का लोभ।
अगला है नारी सम्मान का रक्षक, यानी नारी की मर्यादा बचाने वाला या नारी की इज्जत रखने वाला व्यक्तित्व चंद्रगुप्त का है। जैसा कि उसने ध्रुव स्वामिनी की इज्जत को बचा करके दिखा दिया है। चंद्रगुप्त का चरित्र नारी के प्रति सम्मान भाव रखता है, अतः वह नारी सम्मान की सुरक्षा के लिए सजग है। यही कारण है कि जब ध्रुव स्वामिनी से उसे पता चलता है कि रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को भेंट स्वरूप सकराज को देने जा रहा है तो उसका खून खोल उठता है और वह कहता है यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। तो वो महादेवी को संबोधित करता हुआ कहता है कि मेरे जीते जी मेरे कुल की मर्यादा को इस प्रकार से पैरों से रोंदने नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार की नारी को अपमानित नहीं होने दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो यहाँ पर नारी सम्मान का ही परिचायक है। कूटनीतिक और चतुर, यानी चंद्रगुप्त में कूटनीतिक और चतुराई भी दिखाई देती है। जब उसको पता चल जाता है कि सकराज को आराम से जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो वो अपनी कूटनीतिक चाल का परिचय देता हुआ ध्रुव स्वामिनी के रूप में सकराज के पास जाता है और उसको मौत के घाट उतारने में सफल होता है। तो ये यहाँ पर चतुराई से काम लेने वाला या एक छल का प्रयोग करने वाले के रूप में भी दिखाई देता है। चंद्रगुप्त बहादुर तथा राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ कूटनीतिक और चतुर भी है। वह जानता है कि इस समय सकराज ने गुप्त शिविर को दोनों तरफ से घेर रखा है तथा सीधे युद्ध से इस समय उसे जीत पाना कठिन है। अतः वह कूटनीति और चतुरता से काम लेते हुए सुझाव देता है कि वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी बनकर सामंत कुमारों के पास शक शिविर में जाएगा। अतः वह ऐसा ही करता है तथा सकराज को मारकर अपने देश तथा ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करने में सफल होता है। तो इस प्रकार से अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए भी वो सफलता हासिल करता है। अगला है अंतर्द्वंद का शिकार शिकार यानी अंतर्द्वंद, यानी उसके मन में जैसे द्वंद चल रहा है, उसके अंदर ही द्वंद चल रहा है। एक मन तो उसका कर रहा है कि मुझे अपना राज्य हासिल करना चाहिए, दूसरा मन कर रहा है कि नहीं, पारिवारिक कलह से बचने के लिए नहीं करना चाहिए। एक जगह एक मन उसका ये करता है कि ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल वो सोचता है कि इसको, ये रामगुप्त की पत्नी है। तो उस ये अंतर्द्वंद उस नाटक में उसमें कई कई जगह दिखाई देता है। धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हुए भी चंद्रगुप्त मूलतः एक मानव है तथा ध्रुव स्वामिनी व मगध साम्राज्य को लेकर कहीं न कहीं हमेशा ही अंतर्द्वंद का शिकार रहा है। नाटक में एक दो स्तरों पर उसका अंतर्द्वंद खुलकर प्रकट हुआ है। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। यानी ये उसके खुद के मन के अंदर विचार चल रही है। जब उसको मंदाकिनी प्रेरित करती है कि तुम्हें ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर लेना चाहिए, उसको इस दुखी हालत में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, तब उसके मन में ये विचार चलते हैं, नहीं, यह शील का कप मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका, यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छुपा सकेगी। तो ये उसके मन से ही विचार आते हैं कि मैं कब तक इस प्रकार से विनय का आवरण आचरण करता रहूंगा और कब तक मैं अपने आप को कायर दिखाता रहूंगा। तो फिर उसके अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं, अब मुझे अपनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए, ज्यादा विनय बनना भी ठीक नहीं है।
तब वो ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है और अंत में उसको प्राप्त कर ही लेता है। क्रांतिकारी व्यक्तित्व अगले हैं, यानी चंद्रगुप्त वैसे पूरे नाटक में तो एक शांत और विनयशील व्यक्ति के या युवक के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब असहनीय हो जाता है, एक सीमा तक तो वो सब कुछ सहन करता है, लेकिन उस सीमा से आगे बढ़ जाते हैं तो उस समय वो क्रांति करने को तैयार हो जाता है। जैसे रामगुप्त उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, लेकिन जब वो ध्रुव स्वामिनी के साथ, अन्य सामंत कुमारों के साथ, मंदाकिनी के साथ भी बुरा व्यवहार करने के लिए या उनको बंदी बनाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस हालात में चंद्रगुप्त से सहन नहीं होता है और वो अपनी लोहे श्रृंखलाओं को तोड़ करके कह देता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और मेरे पास जो अधिकार होने चाहिए थे वो छल और कपट से मुझसे छीने गए हैं। और वो कहता है कि अब मैं इन सब उचित विचारों को या व्यवहार को सहन नहीं करूंगा, और वो क्रांति करके अपना अधिकार और ध्रुव स्वामिनी दोनों को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर उसका क्रांतिकारी व्यक्तित्व दिखाई देता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं। हालांकि चंद्रगुप्त नाटक के आरंभ से लेकर सकराज को मारने के बाद तक भी विनय और शील की प्रतिमूर्ति बना हुआ है, परंतु जब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अपने मोक्ष का सवाल उठाती है, मोक्ष का यानी तलाक का, उसे अलग होने का, और रामगुप्त एक एक करके ध्रुव स्वामिनी, पुरोहित और मंदाकिनी को भी कैद कर लेना चाहता है, तब अपने विनयपूर्ण आचरण के कारण पहले से ही लोह श्रृंखला में जकड़ा हुआ चंद्रगुप्त अपने बंधन तोड़ देता है और भरी सभा में अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व की उद्घोषणा करता है। कहता है, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ, यानी उन्होंने ही मुझे उत्तराधिकारी बनाया था। तुम्हारी नीचता अब असह्य है, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ, यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त अपने अधिकारों को, राजा वाले अधिकारों को और ध्रुव स्वामिनी को भी हासिल कर लेता है और अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व का परिचय देता है। तो इन विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त इस नाटक में एक सर्वाधिक योग्य नायक के रूप में आया है और नायक वाली सारी विशेषताएं चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में समाई हुई है। समझ में आ गया? यस मैम। कुछ डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? नो मैम। चलो अच्छी बात है। तो हाँ, इसको भी याद कर लेना। ओके मैम। एक उद्देश्य वाला और 4-5 ये इनके जो चरित्र चित्रण है, और एक कथानक की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक, और एक ध्रुव स्वामिनी एक समस्या मूलक नाटक है। यानी 8-10 ऐसे क्वेश्चन हैं, यदि उनको अच्छे से याद कर लोगे तो इस नाटक में से जो भी आना है 8-10 क्वेश्चनों में से आ जाएगा। नाटक आपने पूरा पढ़ ही लिया है, सप्रसंग व्याख्या आएगी, वो आराम से कर ही दोगे, और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, वो भी नाटक यदि पूरा पढ़ लिया है, ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लोगे 7-8, तो इसमें से हो जाएगा आराम से।